हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं ओमन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अम्ल क्षार लवण का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरे चैनल पे सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। हालांकि हम जल्दी ही इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, सबकी अलग अलग अरेंजमेंट, बिल्कुल स्पेशल साइंस का पूरी पीडीएफ पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार पर लवण का दूसरा वीडियो, दूसरा लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में ऐसा हुआ था कि मेरा जो ट्राइपॉड गिर गया था, तो उस वजह से वीडियो मैंने वो कट करके डाली हुई है, क्योंकि वह जहाँ जैसे मैं अपलोड तो कर दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि अब जो हुआ सुआ जाने दो उसके लिए। तो ऐसा वो वीडियो ट्राइपॉड नीचे गिर गया तो वो मैंने उतनी वीडियो कट कर दी थी। हालांकि आपको देखा होगा तो मैं जैसे पढ़ाते पढ़ाते वो अपने आप ही चले जाते, वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। और जैसा कि है, अब हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था, कल हमने क्या पढ़ा था इसके अम्ल क्षार के बारे में। इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस जी ने जो भी हमारे सिद्धांत दिए थे। आर्हीनियस बोलते हैं, आर्हीनियस। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनके इनकी अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था कि वे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में घुल करके OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। जी परंतु ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमने अब क्षार और अम्ल को दो भागों में बांटा था, वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे कि आर्हीनियस जी ने और क्या कहा था। तो इससे मिटाएंगे नहीं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल को। किसे देखेंगे? अम्ल को। तो अम्ल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग अम्ल, बोलूं तो आपको एसिड। क्या? एसिड। तो एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होते हैं आपके वीक एसिड। हिंदी में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को लिखा मिलेगा प्रबल अम्ल। और इसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। हालांकि पिछली वीडियो में दुर्बल भी गलत लिखा है, क्योंकि दुर्बल लिखा गया था, तो उसके भी सॉरी मांगूंगा आप लोगों से कि दुर्बल अम्ल। एसिड है तो अम्ल। क्लियर है? अब अम्ल, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, इसके बारे में हम देखें क्या होते हैं। आज ने क्या बताया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ओके, तो H+ आयन ये भी देंगे, H+ आयन ये भी रिलीज करेंगे, और H+ आयन ये भी रिलीज करेंगे। लेकिन इस कैटेगरी में हम कैसे बांटेंगे कि जो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे जो नेचुरल अम्ल है, नेचुरल जो हमारे अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल जिन्हें बोले या नेचुरल एसिड बोले, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती है। कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया है एक निश्चित मात्रा में और निश्चित जो हम सहन कर सकते हैं, वही चीज हमारे लिए दी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई समझ लो तो वही है, मंजूर है जो खुदा को होगा। तो हालांकि ये हम कह सकते हैं कि प्रकृति वाले जितने भी प्राकृतिक अम्ल जो हमें प्रकृति ने बनाए हैं ऑलरेडी, वो जितने भी अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ये वाले कौन से होते हैं? वीक होते हैं। हम लिख सकते हैं कि जो प्रकृति वाले एसिड हैं वो सब वीक होते हैं। अब वीक में कौन कौन से होते हैं? अब आर्हीनियस जी ने H+ आयन देते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे। तो आपको एक सेकेंड रुक के बेटा कुछ। जी फ्रेंड्स, तो वो हमने मिटा दिया। अब हमें जगह मिल गई प्रॉपर लिखने की, हम कहने क्या चाहते, समझाएंगे क्या आपसे। तो हम अम्ल को दो भागों में बांटेंगे। तो एक तो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, लिख दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सेकंड इधर हो जाएगा आपका वीक एसिड। तो वीक एसिड में जितने प्राकृतिक जो प्रकृति ने ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे आप नींबू में भी आपका अम्ल होता है,
लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देता है, क्योंकि वो कैसा है, नेचुरल है, नेचुरल प्रकृति ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसी हिसाब से आप बात करेंगे H2SO4 की, तो H2SO4 क्या है, वो आप मतलब तो सॉरी क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बनाया गया है, हम लोगों ने बनाया उसे। तो हम लोग जिससे बनाते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने बनाए हैं वो हानिकारक नहीं होंगे। जैसे कि आपके नींबू में होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और सेब में भी मैलिक एसिड होता है। तो ये कैसे हो, ये बीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, बीक एसिड। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे जो अम्ल या जो एसिड लिखेंगे जल में पूर्णता मतलब कंप्लीटली विलय हो जाए, विलय को हम बोल सकते हैं डिजॉल्व, यानी ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णता विलय हो जाए, पूर्णता विलय हो जाएंगे और H+ आयन अधिक देंगे, पूर्णता विलय हो जाए, सॉरी जो पूर्णता विलय हो जाए, जो पूर्णता विलय हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड में रखते हैं। पूर्णता विलय रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में रखते हैं। जितना पूर्णता मतलब अब इसमें क्या होता है, H+ आयन देखिए, जो अम्ल जल में पूर्णता विलय हो जाए और H+ आयन अधिक दे, H+ आयन अधिक। अब आप इतने समझ सकते हैं कि जो जल में पूर्णता विलय हो जाए और H+ आयन अधिक दें तो वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। जल में पूर्णता विलय मतलब जितने ज्यादा जल में विलय होंगे, आप ऐसे मानिए जितने अधिक जल में विलयता होगी उतने ही अधिक H+ आयन रिलीज करेंगे, उतने ही अधिक ये स्ट्रॉन्ग होंगे। और बीक एसिड कौन से होते हैं, बीक एसिड या मैं बोलूँ हम हिंदी में लिखा है, आपको लिख सकते हैं प्रबल अम्ल, और इधर लिखेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक फ्रेंड्स, तो दुर्बल अम्ल हम क्या लिखेंगे, जो अम्ल पूर्णता नहीं आंशिक रूप से होंगे। अब हम सब चीज इसमें नहीं लिखेंगे, पूर्णता नहीं बल्कि आंशिक रूप से घुल जाएंगे, आंशिक रूप से घुल जाएंगे, आंशिक विलय, आंशिक विलय होंगे, यानी जब पूर्णता नहीं घुल पाएंगे तो जी क्या करेंगे, H+ आयन कम देंगे, H+ आयन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी, H+ आयन की मात्रा कम होगी। तो आई होप अब आपको समझ होगा। एक बार हम दोबारा देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। वे अम्ल जो पानी में पूर्णता घुल जाते हैं, वे अम्ल जो पानी में पूर्णता घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एकदम, और H+ आयन अधिक देते हैं। ध्यान रखना, जो ज्यादा घुलेंगे उतने ही H+ आयन देंगे, जितने H+ आयन देंगे हमारा एसिड है या अम्ल है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है। सेकंड क्या है, दुर्बल। दुर्बल का जो अम्ल पूर्णता ना घुल करके आंशिक रूप से घुलते हैं, आंशिक मतलब कुछ भाग उनका रह जाता है घुलने के लिए, तो वो आंशिक रूप से घुलते हैं। तो आंशिक रूप से घुलेंगे तो उनमें H+ आयन की जो मात्रा होगी वो कम होगी, H+ आयन कम रिलीज होंगे। मैंने लिखा है H+ आयन कम, H+ आयन कम। बस इस चीज को आप मार्क करके लिखेंगे, ये वाला सबसे आपका जो पॉइंट है मैंने यही है कि H+ आयन कम दुर्बल है, H+ आयन अधिक, अधिक से प्रबल, कम से दुर्बल, अधिक से प्रबल, कम से दुर्बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आई होप अब आपके समझ में आ गया हो कि आंशिक रूप सॉरी कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। सेकंड बात है में आते कौन कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था जितने भी आपके जो नेचुरल हैं, जितने भी आपके अम्ल जो नेचुरल हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक जो सिरका में पाया जाता है, और ये सारे जो बहुत सारे हैं। और इसका एक होता है फार्मिक, फॉर्मिक एसिड,
ये सारे कैसे होते हैं, ये आपके ध्रुवल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवल अम्ल होते हैं। अब इसकी प्रेजेंट भी बता सकते हैं कि ये होते कहाँ पर हैं। जैसे जो एक्जेलिक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है, मैलिक कहाँ पाया जाता है, एसिडिक कहाँ पाया जाता है और फॉर्मिक कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि आपको ऑक्जेलिक माल में टमाटर में मिलता है और मैलिक आपका सेब में मिलता है, मैलिक सेब में मिलता है, और जो एसिटिक एसिड होता है वो आपका सिरका, सिरका बोलो तो विनेगर, एप्पल, टोमेटो, अरे सॉरी, हाँ फॉर्मिक एसिड ये आपका जो चींटी होती है, चींटी और मधुमक्खी, जो चींटी मधुमक्खी जब लाल चींटी और मधुमक्खी वो हम लोग को जब काटती है ना, मतलब उससे तो उसके डंक में वो फार्मिक एसिड होता है, उसी की वजह से हमारे क्या होती है, जलन होती है। मतलब जलन बल्ले और जो हमारे जो इसके होती है वो मतलब जिस पॉइंट में वो काटेगी तो वो फूल जाएगा, मतलब सूज ना जाएगा उसमें। तो फ्रेंड्स, तो ये आपके एग्जाम्पल रहे किसके, ध्रुवल अम्ल के। ओके, इधर हम देखते हैं कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। तो प्रबल अम्ल में बात की जाए वो आपका H2SO4 और HNO3, ये अम्ल हमारे ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल बोलूं तो इतने खतरनाक होते हैं कि इनके लिए हम यदि हम टच भी करेंगे, जैसे आपका H2SO4 ये गंधक अम्ल होता है। तो ये गंधक अम्ल होता है, जैसे जो हमारे जो लेटरिन जो बाथरूम होती है, जो सफाई होती है वो H2SO4, और जो बैटरी में होता है, जो बैटरी जो गीली बैटरी होती है, लेड बैटरी जिससे बोलते हैं, क्या बोले आपको, जो आपके बैटरी जो बड़े बड़े जो ट्रक वाले बस वाले ट्रैक्टर में बैटरी रखे हुए थे उसमें इसी का यही होता है H2SO4। तो ये क्या होता है, छोटा मतलब थोड़ी सी बूंद भी हमारे स्क्रीन पे गिर जाएगी तो तुरंत वहां पे क्या होती है, वो जल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो क्यों जल जाते हैं, क्योंकि इतने वो अम्ल कैसे होते हैं, वो प्रबल होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, ये कुछ कमजोर टाइप के होते हैं। तो आई होप अब आपके समझ में आया होगा कि ये कैसे होते हैं। अब H+ आयन देते हैं अम्ल, H+ आयन देती है अम्ल, ये RNA से बताया था, लेकिन इसमें कुछ आपको मैं बताऊंगा अपवाद है, एक्सेप्शन तो है, क्योंकि जो तो पहले केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन के क्या बनेंगे वो हम इसको मिटाने के बाद बताएंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब बोर्ड साफ कर दिया मैंने। अब हम इसमें देखेंगे कि RNA ने बताया था जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें H+ आयन नहीं देते हैं, फिर वो एसिडिटी नेचर होता है उनका, मतलब वो स्वभाव से क्षारीय होते, सॉरी अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हम उसी बात पे चर्चा करेंगे अभी। तो H+ आयन देते हैं, जैसे H+ आयन देती है, लेकिन कौन कौन से, जैसे आपका एक हो जाता है CO2 और SO2 और एक होता है आपका NO2। इनके बारे में, क्योंकि जब कार्बन और सल्फर मैंने जब धातु में पढ़ाया थी तब मैंने आपको बोले थे, जब पढ़ाया था तो उसमें बोले थे कि कार्बन के बारे में जब अम्ल छाल आएंगे तो बेस की मतलब बिल्कुल चर्चा करेंगे, यानी कि थोड़ी विस्तार से करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, ये इसमें H+ आयन कहीं दिख नहीं रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बाय नेचर एसिडिक मतलब एसिडिक होते हैं, बोलो तो अम्लीय होते हैं। लेकिन अम्लीय होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अब कैसे हम पहचाने कि अम्लीय होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये अम्लीय होते हैं। तो आपके अपवाद ले सकते हैं यहाँ पे, आर्हेनियस ने जो नियम दिया था उसी का ये अपवाद है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें तो H+ आयन है नहीं, लेकिन फिर भी ये कैसे हैं, अम्लीय हैं। अब अम्लीय कैसे हैं उसको हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्रिया करता है आपका थोड़ी जल वाष्प से, यानी जल से करता है ये क्रिया, तो आपका क्या होता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2CO3 ये किस में होता है, आपका सोडा वाटर, किस में होता है, सोडा वाटर। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो आपके इसमें ये होता है। सल्फर डाइऑक्साइड
ये हो जाता है आपकी, ये होती है H2SO4, और ये हो जाती ये क्रिया करती है बनाती HNO3। तो अब ये क्या होता है, ये सब अम्ल है। कैसे ये अम्ल है, यही हम आपको समझाना चाहते थे कि अपवाद में क्या उन्होंने बोला है कि जो पदार्थ जल में घुलकर के H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी हैं जो इनके पास H+ आयन नहीं है, लेकिन फिर भी कैसी हैं, अम्लीय हैं। कैसी गैसें हैं, ये अम्लीय हैं। तो बाई चांस क्वेश्चन एग्जाम बनता है कौन सी गैस अम्लीय प्रकृति की है, तो आप तीन में से एक कोई भी दी होगी। नहीं दी है तो आपको कोई से मतलब तीनों दी है, तो अब आपका सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है रोल, मैंने ये बताया छोटा बाट में होती, ये क्या कहाँ होते हैं, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, सॉरी HNO3 से बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इससे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये कहाँ होते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज तो हम देख सकते हैं, इससे तो हम कॉमन से तौर पे बहुत ज़्यादा यूज में किया जाता है, क्योंकि जो उसकी फैक्ट्री वगैरह होती है पेपर वाली, उसमें बहुत सारे इसका यूज होता है। HNO3 का हम इसमें एन है ना, तो नाइट्रोजन है, तो कहने मतलब हम उर्वरक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, तो उसका क्या होता है खाद्य उद्योग में चला जाएगा। और इसमें हम विस्फोटक बनाते हैं, HNO3 से क्या बनाते हैं, विस्फोटक। विस्फोटक विस्फोटक क्या होता है, विस्फोटक जो मतलब जो बम वगैरह बोलते हैं ना, क्या बोले हैं, विस्फोटक जो एक हिसाब के गोला बारूद बनाने में ये काम आता है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके बाद HNO3 इनके हमने काम होता है। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट काम और क्या कहाँ इसका होता है, इनका मतलब और ये क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा करती हैं। क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा। अभी हमें क्षार पे बाहर नहीं जाना है, अम्लीय वर्षा करती है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब भी मानसून की शुरुआत, जैसे कि अपने यहाँ मानसून जून और जुलाई के बीच में आता है, तो जून जुलाई की जो फर्स्ट में जो बारिश होती है, मानसून के फर्स्ट में बारिश होती है, उसमें एसिड होती है। उसमें क्या एसिड होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें यदि आप जाएंगे तो हमारे बहुत सारे स्किन डिसीज वो हो सकते हैं, मतलब हमें जो त्वचा वाले रोग होते हैं वो लग सकते हैं। हमारे चारिये मतलब उसमें क्या पड़ जाते हैं, हल्के से वो क्या बोलते हैं, दाने से पड़ जाते हैं, तो वो इसी की वजह से पड़ जाते हैं। और अम्लीय वर्षा से और क्या क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा से इसमें H2SO4 होता है ना, तो सल्फर से जैसे अब जो इमारतों का कुष्ठ रोग है, सुना होगा आपने इमारतों, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताजमहल का। तो ताजमहल का पीला पड़ना, क्योंकि ताजमहल कैसा सफेद है, संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें क्या हो जाता है, ताजमहल पीला पड़ जाता है, मतलब पीला पड़ने लगा था, लेकिन अब तो फिलहाल में सही हो गया, क्योंकि जो आगरा, ताजमहल कहाँ आगरा में है, तो आगरा के आसपास ऐसा होगा कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई होगी। जब इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाजमी है निकलेगी। जैसे आपके ईंट के भट्टे होते हैं, गांव में भी ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टों के पास आम का एक बाग लगा दें, यहाँ पे आपका पेड़ लगा दें आम का, तो आम के जो होंगे, ईंट के भट्टे का जो ईंट के भट्टा होते हैं ना, तो उनके पास जो आम होंगे ना, तो आम में एक रोग लग जाता है जो नीचे से काला काला दिखता है, कोयली रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोयली रोग। तो कोयली रोग लग जाता है, तो कोयली रोग सॉरी जो क्या लिख दिया है, कोयली रोग जाता है, काला पड़ जाता है नीचे से, उसे हम बोलते हैं कोयली रोग। और गांव में तो वैसे हमारे यहाँ तो जैसे हमारे भी मतलब गांव के हैं, तो मालूम है कि कोयली रोग में क्या होता है, कोयलपाद के नाम से इसे हम जानते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक रोग होता है। क्या होता है, रोग होता है। तो वो रोग होता किसकी वजह से, वो ईंट के भट्टे होते हैं, भट्टे से एक गैस निकलती है जिसका नाम है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, वो आम में रोग लग जाता है। जी फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा कि जो कोयली रोग है, विशेषकर जो गांव में, जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो अब वो उसके चक्कर में ना रहेंगे कि ये नहीं, ये कोयल नहीं पाती। कोयल तो एक पक्षी है, कोयल पक्षी, तो वो इसका वो रोग नहीं करेगी। ठीक है, तो
तो इसमें क्या सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें भी रिस्पॉन्सिबल जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और मतलब ये नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्लीय वर्षा कराने में। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ अब हम आगे चर्चा करेंगे क्षार के बारे में, क्योंकि एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया है इसके मिटाने के बाद। तो जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार कैसे, मतलब अभी हमने परिभाषा वो ही पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे, RNS जी का लिखा हुआ है कि हमने क्षार के बारे में RNS ने क्या बताया था कि जो केमिकल कंपाउंड यानी जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो आपके क्षार कहलाते हैं। लेकिन वो क्षार भी आपके दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। जैसे आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, एक आपका वीक हो गया, यानी एक आपका हो गया प्रबल क्षार और एक हो गया आपका दुर्बल क्षार। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वजह से थोड़ा हम जल्दी करेंगे यहाँ से। तो प्रबल और दुर्बल क्या होता है? जो आंशिक रूप से डिजोल्व हो जाएगा और पूर्णतः, बस कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ लिखेंगे पूर्णतः विलेय, पानी में जो पूर्णतः विलेय हो जाएंगे और OH नेगेटिव आयन अधिक देंगे, इसमें लिखेंगे आंशिक विलेय। आंशिक यानी पार्शियल डिसॉल्व होता है, और OH नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या होंगे? आपके कम होंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो पिछले हमने अभी उसके बारे में एसिड के बारे में पढ़ा था, जो पूर्णतः विलेय होंगे, H+ आयन अधिक देंगे तो वो आपके प्रबल होंगे। वही सेम इसमें है। स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल कौन से होंगे? प्रबल क्षार जो पूर्णतः डिसॉल्व होंगे, यानी पूर्णतः कंप्लीटली एकदम घुल जाएंगे पानी में, और जब पानी में जब पूर्णतः घुल जाएंगे तो उतने ही OH नेगेटिव आयन देंगे। तो जितने अधिक OH नेगेटिव आयन होंगे तो अम्ल कितना होगा? वैसा इतना आपका प्रबल होगा। और जितने आंशिक विलेय मतलब पूर्णतः नहीं घुलेगा, जब पूर्णतः नहीं घुल पाएगा तो OH नेगेटिव आयन उतने ही कम देंगे। जब OH नेगेटिव आयन उतने कम देगा तो क्या होगा? आपका जो क्षार होगा वो कैसा होगा? कमजोर होगा। कमजोर बोलूं तो आपका दुर्बल होगा, यानी वीक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। एक बार दोबारा से देखते हैं कि जो क्षार जल में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं, जो क्षार आपके जल में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं और OH नेगेटिव आयन अधिक देते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। इधर देखते हैं कि जो क्षार आपके आंशिक विलेय होते हैं, पूर्णतः विलेय ना होकर के आंशिक रूप से विलेय होते हैं, और OH नेगेटिव आयन उतने कम देंगे, क्योंकि पूर्णतः घुल नहीं पाएंगे तो OH नेगेटिव आयन कम देंगे, घुल जाएंगे तो ज्यादा देंगे, तो वो क्षार कैसा? आपका कमजोर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्षार और क्षार दो कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर होगा आपका वीक बेस, यानी ये कमजोर वाले क्षार है, ये आपके स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत वाले हैं। इसके बाद सेकेंड हम इसके भी अपवाद पढ़ेंगे, इसके हम अपवाद पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने अपवाद पढ़ेंगे क्षार के। क्षार के अपवाद क्या हैं आपके लिए? क्षार का अपवाद एक ही आप याद कर सकते हैं, NH3। NH3 क्या होता है? आपका अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। इससे हम लिखेंगे अमोनिया। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है? हमने अब जब क्षार की परिभाषा पढ़ी RNS के अनुसार, तो उन्होंने बोला था कि जो पदार्थ जल में घुल करके OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव, अब आप ध्यान रखना OH नेगेटिव आयन देते हैं, लेकिन इसमें तो OH भाई है ही नहीं। जब OH नहीं है तो कैसा है आपका? फिर भी ये कैसा है? क्षार है। तो जब क्षार है ये क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है, क्योंकि OH ना होते हुए भी कैसा है? आपका क्षारीय है। तो क्या है? यही आपका अपवाद है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्षार और अम्ल के क्षारीय मतलब कौन से अम्ल जो होते हैं, क्षार दुर्बल कौन से होते हैं, प्रबल कौन से होते हैं, और इसके बाद अम्ल प्रबल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं।
अब एक चीज हम और डिसाइड मतलब आपको क्लियर करेंगे कि इसका पीएच मान कैसा कैसा होगा इनका। जितना भी मतलब जो द्रवल क्षार आप लिखेंगे सॉरी लिखो द्रवल अम्ल, यानी यहाँ पे आपका द्रवल अम्ल होगा, इधर आपका प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, इधर आपका द्रवल क्षार होगा, द्रवल क्षार, और इधर आपका होगा प्रबल क्षार, प्रबल ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन आप हम क्या बताना चाहते हैं, हटाओ। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो एसिड आपके वीक होंगे, जो एसिड आपके वीक होंगे उनका जो अनुपात सॉरी जो आपका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। किनसे कम होगा, पीएच वैल्यू प्रबल से कम होगा। जो प्रबल अम्ल है उनसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जो द्रवल है प्रबल जो द्रवल अम्ल है उनकी पीएच वैल्यू प्रबल अम्ल की अपेक्षा, गलत लिख गया, उल्टा लिख रहा हूँ, सॉरी, बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बहुत उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, सारा गलत हो गया सर। यहाँ लिखिए प्रबल अम्ल, यहाँ लिखेंगे द्रवल अम्ल, द्रवल अम्ल है, अम्ल लिख दीजिए, इधर भी आप अम्ल लिख लेंगे, ठीक है। अब हम समझाना क्या चाहते हैं आपसे, जितने भी आपके प्रबल अम्ल होंगे उनके जो पीएच वैल्यू होगी वो आपकी द्रवल अम्ल से कम होगी। किससे होगी, द्रवल से कम होगी, यानी इसकी वैल्यू मतलब एक तक पीएच वैल्यू एक हो सकती है, लेकिन जो द्रवल अम्ल होंगे इनकी क्या होगी, 7 से कम होगी, 7 से कम, लेकिन प्रबल से अधिक। कैसे लिखेंगे, 7 से तो कम होगी लेकिन प्रबल से अधिक होगी, ओके। इसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, द्रवल क्षार कौन से होंगे, प्रबल क्षार कौन से होंगे, इसमें लिखेंगे 7 से अधिक। जो आपके अब आप कहोगे कि 7 किसका होगा, वो भी बताएंगे, अभी रुको। 7 से अधिक लेकिन प्रबल से कम, प्रबल से कम। एक हम मोटा मोटा आइडिया लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो द्रवल क्षार होंगे वो 7 से तो अधिक होंगे पीएच वैल्यू, लेकिन प्रबल से कम होगी, प्रबल से कम होगी। लेकिन जो प्रबल होंगे, जो मजबूत क्षार होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, उनका क्या होगा, उनका अब बताएं आपको, सॉरी, जो द्रवल से अधिक, द्रवल से यानी जहां तक द्रवल का पैमाना है वहां से कितना, 14 तक। जैसे आपका हो गया NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है। इधर लिखेंगे आपका H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये आपका प्रबल क्षार है, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि द्रवल क्षार। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई है कि अब आप कहेंगे 7 किसका होता है, 7 पीएच किसका होता है, पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है। तो पीएच वैल्यू 7 फ्रेंड्स होती है आपकी, जो एक पानी होता है जिसे बोलते हैं आसुत जल। क्या बोलते हैं, आसुत जल, इंग्लिश में बोलो तो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 होती है। 7 होगी तो कैसा होगा, एकदम न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ओके फ्रेंड्स। आई होप अब आपके समझ में आया होगा कि प्रबल क्षार कहाँ पे वेरी करेंगे और इनका पीएच कितना मतलब किससे कम हो रहेगा, एक अंदाजा लगा सकते हैं आप। और क्षार एक चीज मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं, जो 7 से कम, सॉरी 0 से 7 के बीच, 7 के बीच वो आपके अम्ल होंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। और 7 से 14 तक, 7 से 7.1 7.2 भी कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल दे ही देंगे आप, आ गई बात। तो मानव रक्त जो ह्यूमन ब्लड होता है, हमारा ब्लड होता है, इसका पीएच होता है 7.4। एग्जैक्ट तो लिखते हैं 7.3 से 7.4। तो ऐसा क्या, इसका नेचर क्या है, ये बाई नेचर आपका क्षारीय है। कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, क्षारीय है। जो ह्यूमन ब्लड होता है तो इसका कैसा नेचर होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी दी गई आपको, 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या 7 से, तो जिस 7 से ही तो बीच में आ रहा है ना, 7 से बीच में आ रहा है, तो 7 से बीच में आ रहा है तो वो क्षार है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अम्ल के, सॉरी लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, लवण से पहले हम देखेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। ठीक फ्रेंड्स, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आधा घंटा की हो चुकी है, तो कुछ डाटा की भी प्रॉब्लम रहती है कि डाटा ऐसे एक्सपोर्ट करना, फिर एक्सपोर्ट करके अपलोड करना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों से करवाते रहें, और दोस्तों से, पास पड़ोसियों से, जैसा भी आपका सपोर्ट मिले वो हमारा सहयोग करें, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।